नमस्कार। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा और नामकरण, रीतिकाल का काल विभाजन पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। रीतिकाल का जो समय है उसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, उन्होंने मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम पूर्व मध्यकाल और द्वितीय उत्तर मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को दूसरे का नाम के तौर पर रीतिकाल नाम से अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा है वह संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी संवत तक बताई। इसे हम अगर ईस्वी सन में देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 तक का माना गया है। रीतिकाल का जो समय है उस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात जो इतिहासकार हुए उन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार उसके काल पर भी अपने मत रखे और अधिकतर जो इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन है उससे सहमत हैं। आचार्य हजात प्रसाद द्विवेदी, आचार्य श्यामचंद्र दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह तक के सभी जो इतिहासकार हैं उन्होंने रीतिकाल का जो समय है उसे 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, आप कीजिए 16वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक को माना। अर्थात 1650 ईस्वी के आसपास से लेकर 1857 ईस्वी तक का जो समय है उसे हिंदी साहित्य के इतिहास में कविता के युग में रीतिकाल के नाम से उन्होंने अभिहित किया। इस तरह से रीतिकाल का जो समय है क्योंकि इसमें प्रथम जो रचना है आचार्य चिंतामणि का रसविलास और कृपाराम का रसरंग और अंतिम रचना जो है ग्वाल की रसतरंग, ये इनको आधार मानकर मोटे तौर पर इसका जो काल है रीतिकाल का 1643 ईस्वी से 1700 1850 ईस्वी तक का माना गया है। अब हम आते हैं रीतिकाल के जो नामकरण है कि इस काल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, रीति काल का क्या अर्थ है, क्या आशय है, क्या अभिप्राय है और अन्य विद्वानों ने क्या इस काल को कोई और नाम दिए और उन्होंने क्या क्या नाम दिए, उनके क्या मत हैं, क्या तर्क हैं और रीतिकाल का जो नाम है क्या उसे रीतिकाल कहना सार्थक है। इस तरह से हम देखें तो चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पूरी तरह से सुसंबद्ध, तार्किक, क्रमबद्ध ढंग से लिखा गया था और प्रथम एक मानक इतिहास था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम से अभिहित किया और उन्होंने ये कहा कि इस काल में जो काव्य की जो प्रवृत्ति थी मुख्य रूप से रीति से युक्त थी। अब रीति से युक्त थी उसका क्या मतलब है, उन्होंने इसे काव्य रचना की पद्धति या विशिष्ट शैली से अभिहित किया। इस संदर्भ में हम देखें तो संस्कृत साहित्य में संस्कृत जो काव्यशास्त्र है, रीति शास्त्र है, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और संस्कृत काव्यशास्त्र में हम देखें तो वहाँ रीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो लिया गया है।
काव्य रचना की पद्धति, मार्ग, शैली या काव्य रचना करने का एक तरीका या विशेष प्रकार के जो रचना के सिद्धांत हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। हिंदी साहित्य में रीति शास्त्र की में जो हिंदी साहित्य का जो काव्य शास्त्र है संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र से पूरी तरह से प्रभावित रहा है। उसी से ये परंपरागत रूप से हिंदी काव्य शास्त्र की जो परंपरा है वो प्रभावित होती रही है। तो रीति काव्य शास्त्र रीति जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक आचार्य वामन उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना रीति कहा, यानी काव्य रचना करने काव्य विशेष तरह की पद रचना उसे उन्होंने काव्य कहा। और रीति को रीतिरात्मा काव्य, रीति को काव्य की आत्मा कहकर उसे काव्य का प्रमुख आंतरिक तत्व भी माना। अब इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की जो रीति है काव्य रचना करने का एक विशेष तरीका है, और उस आधार पर जिस काल में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को महत्व देकर उनके सिद्धांतों के अनुरूप काव्य की रचना की गई उसे रीतिवादी ग्रंथ या उस काल को रीति काल नाम दिया, और उन्होंने इसलिए इसे रीति काल कहा। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जो इस कविता की थी उसे बताया श्रृंगार काल। और श्रृंगार उन्होंने कहा कि इस युग में, अपने इतिहास में इस बात का उन्होंने लिखा कि इस युग की कविता में काव्य रचना की जो पद्धति थी वो अलंकारिकता या रीति शास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन रही हो, लेकिन विषय वस्तु या भावपक्ष की दृष्टि से देखें तो इस युग में श्रृंगार और वीर रस प्रमुख थे। उनमें भी श्रृंगार रस की जो प्रधानता इस युग की कविता में देखने को मिलती है, और इसलिए इस काल की कविता को अगर कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इस काल के जो नाम है उसके संदर्भ में किसी श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। इसी बात से प्रेरित होकर के हम दूसरे जो रीतिकाल के नाम के संबंध में अपना मत देने वाले आचार्य और रीतिकाल के प्रमुख व्याख्याता, आलोचक, समीक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उनकी बात करते हैं। तो उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल ही कहा, और उन्होंने रीतिकाल के लिए कहा कि इसे श्रृंगार काल कहा जाना चाहिए। उसके पीछे उनका तर्क वही था कि इस काल की जो कविता है उसमें भावपक्ष की दृष्टि से या प्रवृत्ति की दृष्टि से भी देखें तो श्रृंगार काल की श्रृंगार या श्रृंगार रस या श्रृंगारिकता की ही प्रधानता थी, जिसमें नायक नायिकाओं का चित्रण, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा चित्रण, नायक नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण आदि का इसमें बखान किया गया है। तो उन्होंने अपने जो मत में ये बात कही कि इस काल में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता थी, चाहे उसे कवियों ने कलात्मकता या अलंकारिकता के साथ रीति शास्त्र के नियम के अनुसार प्रस्तुत किया हो। इसलिए भावपक्ष को ध्यान में रखते उन्होंने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। इस संदर्भ में तीसरी जो आचार्य आते हैं कृपाशंकर शुक्ल, उन्होंने इस काल की कविता को कलाकाल नाम दिया। उनका इसके पीछे मत था कि इस काल की जो कविता है वह कला पक्ष प्रधानता उसमें थी, और इस काल की कविता में कवियों का ध्यान भाव पक्ष विषय वस्तु पर न होकर के उस के कला पक्ष पर, यानी अलंकारिकता, शब्द वैचित्र, शब्द चमत्कारिता, शब्द क्रीड़ा, इस छंद शास्त्र के विविध छंदों का प्रयोग, शब्द शक्तियाँ आदि जो काव्यशास्त्र के जो तत्व हैं उनकी प्रधानता पर इनका जोर था। इसलिए इस काल की कविता को कलाकाल कहा जाना चाहिए, ऐसा कृपाशंकर शुक्ल का मत था।
लेकिन हम इनके मत की अगर देखें तो इसमें सिर्फ उसके एक पक्ष, उस काल की कविता के जो कला पक्ष है उसी का चयन होता है, भाव पक्ष इसमें गौण हो जाता है, जबकि इस काल की कविता में भाव पक्ष भी प्रमुख रूप से जो श्रृंगार है वह उभर कर सामने आएगा। इसी कड़ी में जो अगले विद्वान हैं जो अपना मत इस नामकरण के संदर्भ में रखते हैं वह है इसे अलंकार काल कहने वाले मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपने जो मिश्र बंधु विरोध हिंदी साहित्य का इतिहास नाम के जो 2 भागों में पुस्तक लिखी थी उसमें इसे अलंकार काल नाम दिया, और उनका ये मत था कि इस काल की कविता में भाव पक्ष की चाहे जो भी प्रधानता हो, लेकिन इस काल की कविता में सभी भाव श्रृंगारिकता से ओतप्रोत होकर के प्रस्तुत किए गए। इस काल की जो कविता है उसमें सभी तरह के विषय वस्तुओं का चित्रण अलंकारिकता के सांचे में ढालकर किया गया। इसलिए इस काल की कविता में अलंकारों की प्रधानता है, चमत्कार प्रधानता है, और इस चमत्कारिकता अलंकारिकता के कारण ही इस काल की कविता को अलंकार काल कहा जाना चाहिए। इस तरह से लेकिन यहाँ भी वही समस्या आती है इस काल में कि यह जो नामकरण है वह भी एक पक्षीय है। इस काल की जो भाव पक्ष की जो बात है वो उसमें समाहित नहीं होती, और इसी कड़ी में जो अगले आचार्य हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र, उन्होंने एक सम्मिलित दोनों का समाहार करते हुए तो नाम दिया, वो दिया रीति श्रृंगार युग। इस काल की कविता को उन्होंने रीति श्रृंगार युग नाम दिया, जिसमें दोनों पक्षों की, भाव पक्ष कला पक्ष की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनका समावेश हो जाता है। और रीतिकाल का जो भाव पक्ष की दृष्टि से इस काल की जो कविता है उसमें श्रृंगार की प्रधानता थी, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों ने भी इस बात को स्वीकार किया था। और भागीरथ मिश्र ये बात कहते हैं कि भाव पक्ष की दृष्टि से इस काल की जो कविता है उसमें श्रृंगार की प्रधानता थी, और कला पक्ष की दृष्टि से इसमें रीति जो तत्व है, काव्यशास्त्र के जो तत्व हैं जिसमें छंद, अलंकार, लक्षणा, सप्तशक्तियाँ और काव्य के गुण, रस विवेचन आदि की प्रधानता भी इस युग में देखने को मिलती थी। इस आधार पर इस कविता का जो नामकरण है उसे श्रृंगार, रीति श्रृंगार युग कहा जाना चाहिए। लेकिन हम अंततः ये देखें कि इन विद्वानों के जो मत हैं उन सभी के आधार पर रीतिकाल जो नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी कविता के लिए जो प्रचलित है उसके नामकरण की सार्थकता पर अगर चर्चा करें तो चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसके भाव पक्ष जो श्रृंगार काल है उसको भी श्रृंगारिकता को भी समावेश करते हुए कहा कि कोई इसे चाहे तो श्रृंगार काल भी कह सकता है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उन्होंने भी इसका समर्थन किया। चूँकि रीतिकाल जो नाम है वह प्रचलित हो चुका है और प्रचलन के आधार पर उसे सार्थक माना जा सकता है। इस काल की कविता में रीति जो तत्व हैं, काव्यशास्त्र के जो तत्व है उनकी प्रधानता थी, उसके आधार पर काव्यशास्त्र ग्रंथ लिखे गए, काव्यशास्त्र के तत्वों पर ग्रंथ लिखे गए, और इस आधार पर इस काल की कविता को रीतिकाल कहा गया। हालांकि रीतिकाल भी एक पक्षीय, परंतु प्रचलन के आधार पर इसे हम नामकरण की दृष्टि से सार्थक कह सकते हैं। और अधिक सार्थक नाम की बात करें तो रीति श्रृंगार युग जो आचार्य भागीरथ मिश्र का मत है उसे हम इस युग के नामकरण के तौर पर एक सार्थक सही नाम मान सकते हैं।